So students, we was doing general organic chemistry GOC. ओके और उसका लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करी थी लास्ट लेक्चर में। क्लियर। अब हम करने जा रहे हैं फंक्शनल और कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? अ फंक्शनल ग्रुप may be defined as an atom or group of atoms present in a molecule which largely determines its chemical properties। जैसे आपने ये 10th में भी शायद सुना होगा कार्बन कंपाउंड्स में। जैसे आपके पास कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे OH को बोलते हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ओके, CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ओके, उसके बाद C डबल बॉन्ड O अगर आ जाए इसको बोलते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप। COOH अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। इनको फंक्शनल ग्रुप क्यों बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप के लिए दूसरा नेम है कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप। एक्चुअल में ये जो फंक्शनल ग्रुप है, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाए, वो जो ग्रुप है वो उस कंपाउंड की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वही डिसाइड करता है। ग्रुप उसका केमिकल बिहेवियर कैसा होगा वो ज्यादा उस ग्रुप पे डिपेंड करना शुरू हो जाता है। तब हम कह देते हैं कि ये जो है ये कंपाउंड के फंक्शन डिसाइड कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ, इट विल बी कॉल्ड एज द फंक्शनल ग्रुप। A functional group may be defined as an atom or group of atoms present in a molecule which largely determines its chemical properties। ठीक, आप ऐसे सोचो कि कोई हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जैसे आपके पास इथेन है, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन। ओके, इथेन में हाइड्रोजन निकाल दो, उसकी जगह कोई फंक्शनल ग्रुप डाल दो। ओके, तो ये आपका जो कंपाउंड है अब ये फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है। ओके, और इसकी जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हैं वो ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। द रिमेनिंग पार्ट आर ऑफ मॉलिक्यूल मेनली अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मैंने बोला कि जब फंक्शनल ग्रुप आपका किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाता है तो वो ग्रुप जो है वो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है केमिकल वाली। बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आर का भी रोल होता है। जो आर है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आर क्या है? चेन। यहाँ पे आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर इज रिप्रेजेंटिंग एल्काइल ग्रुप। आर इज रिप्रेजेंटिंग एल्काइल चेन। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं आपने इथेन लिया, इथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और उसकी जगह OH फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तो आपके पास क्या बन गया? आपके पास बन गया इथेनॉल। ओके, क्लियर। और ये जो इथेनॉल है इसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड कर रहा है? ये OH वाला फंक्शनल ग्रुप। ओके, बट जो मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज OH वाला डिसाइड करेगा, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किसके द्वारा? ये जो पार्ट है आर वाला पार्ट, ये भी डिसाइड करेगा। ये इतना पार्ट जो है ये आर है, दिस पार्ट इज आर, और फंक्शनल ग्रुप OH। ओके, ये जो आर वाला पार्ट है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे आपने सुना होगा जो मिथेनॉल है, एक होता है मिथेनॉल, एक होता है इथेनॉल। ओके, इथेनॉल ज्यादा वोलेटाइल होता है एज कंपैरिजन टू मिथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपैरिजन टू मिथेनॉल। क्यों? क्योंकि ये जो इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, फर्क कहाँ पे था? फंक्शन फर्क यहाँ आर में था, जो अल्काइल चेन है उसमें फर्क था, इस वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों का डिफरेंट होता है। केमिकली दोनों सेम बिहेव करते हैं, जो काम मिथेनॉल करता है केमिकली वही काम इथेनॉल कर देता है। तभी तो जो आजकल सैनिटाइजर आ रहे हैं, है ना, तो आप देखोगे कई सैनिटाइजर में मिथेनॉल डला होता है, कईयों में इथेनॉल डला होता है, और कईयों में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डला होता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है। ओके, ये तो और ज्यादा वोलेटाइल होता है। जिन भी सैनिटाइजर में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डला होता है ना वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं।
आप जैसे ही उसको उनको हाथ पे रब करोगे वो एकदम से आपके हाथ ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि उनकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। ओके, तो जो बढ़िया ब्रांड के जो थोड़े एक्सपेंसिव वाले हैंड सैनिटाइजर हैं, उनमें वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करते हैं। ओके, क्लियर। तो फर्क कहाँ पे है, इन तीनों की वॉलेटिलिटी में फर्क क्यों था? फंक्शनल ग्रुप तो तीनों में OH ही है, आर के डिफरेंस की वजह से उनकी वॉलेटिलिटी डिफरेंट थी। अब आगे बढ़ रहे हैं, अब कुछ एक फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे हम। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे एल्कीन्स, अब आप बोलोगे सर नहीं एल्कीन में तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। जो डबल बॉन्ड है, एल्कीन किसको बोलते हैं? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तब उसको एल्कीन बोला जाता है। ओके, तो आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक, इसको भी एक फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। एल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड, जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आए, इसको बोला जाता है कि इसमें एल्काइन फंक्शनल ग्रुप है। क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको फंक्शनल ग्रुप क्यों बोल रहे हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को वैसे फंक्शनल ग्रुप बोलना नहीं चाहिए, बट क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आपका कंपाउंड में मान लो एक सिंपल चेन चल रही है, जैसे एक ये है आपके पास कंपाउंड, इसका नेम है ब्यूटेन, दूसरा कंपाउंड है आपके पास CH, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, तो इसकी मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज इस डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हम जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है उसको भी फंक्शनल ग्रुप ही बोल देते हैं। ओके, हेलोजन डेरिवेटिव, इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हेलोजन। हेलोजन किसको बोलते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अल्कोहल्स, इस फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या होता है वैसे? हाइड्रोक्सी, और इसका स्ट्रक्चर क्या है? OH। एक होता है थायो अल्कोहल, इसको थाइयोल भी बोलते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? SH। अल्कोहल जैसा ही स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन से नीचे वाला आपने पढ़ा हुआ ना, ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन कर ली हुई है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। जब अल्कोहल में ऑक्सीजन की बजाय सल्फर हो तो उसको थायो अल्कोहल बोल देते हैं, और उसको शॉर्ट फॉर्म में थाइयोल भी बोलते हैं। उसके बाद मरकैप्टेन, ठीक, मरकैप्टेन किसको बोलते हैं? सॉरी, मरकैप्टेन भी इसी को बोलते हैं। उसके बाद है ईथर, ईथर किसको बोलते हैं? डाइवैलेंट ऑक्सीजन को, मतलब ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे ऑक्सीजन ऐसे करके दिखाने का मतलब हुआ इसके राइट साइड पे भी कोई अल्काइल ग्रुप है, और इसके जो लेफ्ट साइड है उसके भी ऊपर भी कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप का मतलब जैसे यहाँ पे इस साइड मिथाइल चेन, इस साइड इथाइल की चेन। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन दोनों साइड से दोनों साइड से अल्काइल चेन से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं कि ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ओके, ईथर जैसा ही, जैसे मैंने बोला ना, ऑक्सीजन की बजाय जब सल्फर आ जाए, ईथर में क्या होता है? एक ऑक्सीजन दोनों साइड से अल्काइल चेन से जुड़ा होता है। जब ऑक्सीजन ना होके यहाँ पे सल्फर हो और वो दोनों साइड से अल्काइल चेन से जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थायो ईथर। ठीक है, थायो ईथर एक्चुअल में होता क्या है? इसको डाइवैलेंट सल्फर बोलते हैं, लाइक दिस। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसका नेम, इसको बोलते हैं एल्डिहाइडिक। दिस इज द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 10th में भी देखा होगा आपने, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CHO। ओके, थायोएल्डिहाइड, अब आप समझ गए होंगे थायोएल्डिहाइड किसको बोलना है। जब एल्डिहाइड में ऑक्सीजन की बजाय सल्फर आ जाए, उसको बोलेंगे थायोएल्डिहाइड। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर, ये देखो इन्होंने इसको ऐसे दिखाया, इसको ऐसे दिखाया, सेम कैसे हुए? आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा दो, सेम ही बात है। ये लाइक दिस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, CHS। ओके, सेम ही बात है। और इसको थायोएल्डिहाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एल्डिहाइड जैसा है जिसमें ऑक्सीजन की रिप्लेसमेंट सल्फर से हुई है। कीटोन, इसको बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप, ऑक्सो भी बोल देते हैं। कीटोन में क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जो कार्बन है, अब इसके दो बॉन्ड और बनने हैं ना, दोनों बॉन्ड किसी ना किसी अल्काइल चेन के साथ बनने हैं। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, CO। ओके, वैसे इलेबोरेटेड मैनर में ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आपको बॉन्डिंग का भी पता लगता है कि कैसे बॉन्डिंग हो रही है।
अब नेक्स्ट वाला भी आप समझ गए होंगे, थायोकीटोन, ऑक्सीजन की बजाय सल्फर लगा कीटोन में, दैट इज कॉल्ड एज दी थायोकीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको, इसका नेम वैसे कार्बोक्साइल कार्बोक्साइल होता है। ओके, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने 10th में बड़ी बार लिखा है ऐसे, COOH। इस बार तो सिलेबस रिड्यूस हो गया 10th का, ये तो उड़ ही गया 10th में से, पर आपने शुक्र है पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत रिकॉलिंग में इजी हो जाएगा। COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। एसिड क्लोराइड, इनको क्लोरोकार्बोनिल्स भी बोला जाता है। ओके, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और एक साइड Cl। ये इस पूरे को एक फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है जिसका नेम बोला जाता है एसिड क्लोराइड। ओके, और इसको शॉर्ट फॉर्म में COCl भी लिख देते हैं। ओके, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आगे फिर वो ऑक्सीजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके इस साइड कोई ना कोई अल्काइल चेन, और इसकी लेफ्ट साइड भी कोई ना कोई अल्काइल चेन, ये वाली ऐसे। और इसको शॉर्ट फॉर्म में ना ऐसे लिखा जाता है, COOC, वेट अ मिनट, इसको ना, इसको आप, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, COOCO, ऐसे, गॉट इट। तो कई बार आपको बुक में ऐसा लिखा मिलेगा, एक्चुअल में स्ट्रक्चर यही है। ओके, उसके बाद एस्टर, एस्टर कौन सा होता है, ये भी फेमिलियर ग्रुप है क्योंकि ये आप 10th में पढ़ चुके हो। एस्टर को एल्कोक्सी कार्बोनिल भी बोलते हैं। एस्टर में क्या होता है, एस्टर में, इसको शॉर्ट फॉर्म में C डबल बॉन्ड O भी लिखते हैं। इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड कोई ना कोई अल्काइल चेन जल लगनी है, क्योंकि अगर एस्टर के राइट साइड H लग गया फिर तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। इसके राइट साइड भी कोई ना कोई अल्काइल चेन और इसके लेफ्ट साइड भी कोई ना कोई अल्काइल चेन। ओके, उसके बाद है एसिड अमाइड, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इसको अमाइड बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये कीटोन जैसा दिख रहा है, बट कीटोन के राइट में NH2 लगाओ, तब उसको क्या बोलते हैं, तब इसको बोलते हैं अमाइड। और शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं CONH2। ओके, वैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका ये है। उसके बाद है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के लिए आपके पास क्या क्या है, दिस इज दी सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, SO3H, बट उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ये होता है। ओके, उसके बाद प्राइमरी अमाइंस, इनको शॉर्ट फॉर्म में अमाइनो बोलते हैं, NH2। सेकेंडरी अमाइंस, इनको आई माइनो भी बोलते हैं, आई मीनो। ओके, और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है। प्राइमरी अमाइन में क्या होता है, प्राइमरी अमाइन में जो NH2 है वो एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, ये ऐसे। ओके, और टर्शरी अमाइन भी होता है। टर्शरी अमाइन को टर्शरी एन एटम बोलते हैं। इसके केस में जो नाइट्रोजन है वो तीनों साइड से, आपको पता है ना नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये जो नाइट्रोजन तीनों कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है वो तीनों अल्काइल ग्रुप से बना रहा होता है ऐसे, तब इसको बोलते हैं कि ये टर्शरी अमाइन है। ओके, उसके बाद साइनाइड, इसको वैसे अल्काइल साइनाइड बोलते हैं। और साइनाइड्स को एक और नेम दिया जाता है नाइट्राइल का। ओके, और इनको शॉर्ट फॉर्म में सियानो या नाइट्राइल बोलते हैं। और ये है क्या, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल साइनाइड। ओके, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको CN लिखा होता है, बट एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और एक अल्काइल आइसोसाइनाइड भी होता है, इसको आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं। दिखने में ये साइनाइड जैसा ही है, साइनाइड में जो बॉन्डिंग है वो कार्बन साइड से हो रही होती है। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्काइल चेन के साथ किस एटम के थ्रू जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है कार्बन के थ्रू। ओके, बट इसके केस में ये साइनाइड ही दिख रहा है आपको, बट इसके केस में अल्काइल ये जो अल्काइल है, ये वाला ग्रुप किस एटम के थ्रू जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा हुआ है उस अल्काइल के साथ। ओके, इस R के साथ वो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा हुआ है, लाइक दिस। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर और शॉर्ट लिखना है तो इसको NC लिख देते हैं ऐसे। नाइट्रो अल्केन्स, इसको नाइट्रो भी बोलते हैं, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ओके, और इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो NO2 लिखते हैं।
उसके बाद एल्काइल नाइट्राइट, इसको नाइट्राइट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। होता क्या है, होता NO2 ही है, बट जब NO2 नाइट्रोजन वाली साइड से ना जुड़ के अपने ऑक्सीजन के थ्रू किसी R के साथ जुड़ता है ये NO2 ही है, तब इसको नाइट्रो ना बोल के नाइट्राइट बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ONO, हम दिखा देते हैं कि ऑक्सीजन के साइड से जुड़ा है। और जब ये वाला ग्रुप, जैसे मैंने अभी बोला, नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा हो तब उसको नाइट्रो बोलना है, जब ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हो तब उसको नाइट्राइट बोलना है। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू जब जुड़ा होगा तो ये फंक्शन ग्रुप थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करेगा एज कंपैरिजन टू जब ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ता है किसी अल्काइल के साथ। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ये जो आपने जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो मैंने आपको बता दिए ये वाले। ठीक है, इनको एक बार आपने, मतलब ये नहीं याद बिल्कुल घोटने नहीं है, बस आपने एक बार गो थ्रू होना है दोबारा से अच्छे से, और एक एक बार इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है कल के लिए, क्योंकि कल जिनका पेपर नहीं है, 17 की छुट्टी रखी है मैंने, जिनका पेपर नहीं है वो शाम को बैठ के एक बार सभी के आपने स्ट्रक्चर बनाने हैं और एक बार मेमोराइज करने की कोशिश करनी है, बस एक दो बार पढ़ने हैं बस। अगर लगे कि भूल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे नॉमेनक्लेचर करना है तो इनको बार बार आना है इन्होंने, बट आपको थोड़ा बहुत एक बार आपने इन सभी से गो थ्रू हो जाना है और इनके स्ट्रक्चर भी बनाने हैं अपने हाथ से, इतना काम आपने करना। ठीक, तो ये थे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स विच आर देयर इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, और इनको फंक्शनल ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएं तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करता है, ये वाले फंक्शनल ग्रुप। These functional group will decide most of the properties of those organic compounds. Okay, clear? अब ये वाला टॉपिक हुआ खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज, और ये भी टॉपिक आपने 10th में बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है, आई नो वेरी वेल। ठीक, और होमोलोगस सीरीज होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज। जैसे अगर मैं बोलूं कि अल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज लिखो, पहले एग्जांपल दे देते हैं क्योंकि आपने ये पहले भी पढ़ लिया हुआ है। अल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज लिखो तो क्या बनेगी, मिथेनॉल, उससे अगला मेंबर कौन सा, इथेनॉल, उससे अगला मेंबर कौन सा, प्रोपेनॉल, एंड सो ऑन। सो दिस विल बी कॉल्ड एज द होमोलोगस सीरीज। ओके, अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फैमिली और ग्रुप ऑफ structurally similar organic compounds, all the members of which contain same functional group। जितने भी मेंबर आएंगे किसी एक होमोलोगस सीरीज में उन सभी में फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। जैसे मैंने अभी अल्कोहल की जो लिखी थी, उन सभी में कॉमन बात आपको क्या दिखी, उनका फंक्शनल ग्रुप एक ही था, OH, दैट वाज अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। शो अ ग्रेडेशन इन फिजिकल एंड सिमिलैरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। होता क्या है, जैसे जैसे आप लोअर होमोलोगस से हायर होमोलोगस की तरफ बढ़ते हो, जैसे आप मिथेनॉल से इथेनॉल फिर प्रोपेनॉल की तरफ जाओगे, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन मतलब ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया था ना, मिथेनॉल जो है वो लेस वॉलेटाइल होता है, जो आपका इथेनॉल है वो थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल होता है, उससे जो नेक्स्ट मेंबर है वो और ज्यादा वॉलेटाइल होता है, लाइक दिस। ओके, क्लियर। मतलब आपको ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, बट उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने का रीजन क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, यू नो वेरी वेल, जब फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो आपके पास उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाती हैं। हालांकि थोड़ा बहुत वेरी करेंगे, ये नहीं कि अगर मैं बोलूं कि मेथेनॉल और इथेनॉल आपस में 100% केमिकली सेम है, 100 नहीं, आप बोल सकते हो कि ये 80 to 90% केमिकली सेम रिएक्शन शो करेंगे। इस आर का भी इन्फ्लुएंस होता है, बट 5-10%, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20%। केमिकल प्रॉपर्टीज पे मेन इन्फ्लुएंस जो है वो फंक्शनल ग्रुप का ही होता है। ओके, और आगे अभी आगे भी है, एनी टू सक्सेसिव मेंबर ऑफ विच डिफर बाय CH2 ग्रुप। जैसे आपने पढ़ा था अभी मिथेनॉल, मैंने जब लिखा ना अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज को, तो पहले मैंने मिथेनॉल लिखा, उसके बाद मैंने इथेनॉल लिखा, उसके बाद प्रोपेनॉल। तो आप देख पा रहे हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप हायर होमोलोग की तरफ बढ़ रहे हो एक CH2 की वैल्यू बढ़ती जा रही है।
मिथेनॉल में इथेनॉल से CH2 कम है और प्रोपेनॉल में इथेनॉल से CH2 ज्यादा है। तो जैसे जैसे आप हायर होमोलॉग की तरफ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, CH2 बढ़ाते जा रहे हो। ओके, any two successive member of which differ by CH2 group. The individual members of such a series are called homologues. इंडिविजुअल मेंबर को, जैसे मैं बोलूंगा कि ये जो मिथेनॉल है ना, ये अल्कोहल सीरीज का होमोलोग है। जो इथेनॉल है ना, ये भी होमोलोग है अल्कोहल सीरीज का, लाइक दिस। एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द होमोलॉजी। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, होमोलॉजी। ओके, क्लियर। जैसे आप होमोलोगस सीरीज को ऐसे समझो, जैसे आपने बायोलॉजी में, जो आपने आपने 10th लेवल पे तो पढ़ी है ना बायोलॉजी, तो आपको पता है बायो में क्या होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स को क्या बोलते हैं, सेपियंस। जो नेम है वो क्या डिसाइड, नेम के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि इस वाली जो स्पीसीज होंगी, इनके क्या क्या करेक्टर होंगे। करेक्टर कॉमन होंगे, है ना, कॉमन करेक्टर होते हैं। जैसे प्लांट्स की कुछ स्पीसीज होती हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, मैं बायो में बड़ा वीक हूँ। ठीक, तो जैसे प्लांट्स में होता है कि यार ये वाला इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये सारे जो हैं ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक, तो जैसे ही आप वो नाम सुनते हो आपको पता लग जाता है। आपको मान लो किसी ने बोल दिया कि ये जो प्लांट है ना, ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ए कैटेगरी को। तो जब आपको पता होगा, आप बायोलॉजी मान लो आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि ए का मतलब क्या है। ठीक, इट मींस वो प्लांट लीफी है, वो स्टेम वाला है। उसके नेम से ही, उसके नेम को ही ऐसा बनाया जाएगा जिससे उसके करेक्टर पता लग जाएंगे। तो होमोलोगस सीरीज भी एग्जैक्टली वैसे ही होती है। ठीक, जैसे अल्कोहल, मैंने जब मैं बोल रहा हूँ अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज, वैसे मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उस उन सभी मेंबर्स में होंगी जो उस होमोलोगस सीरीज में आ रहे होंगे। थोड़ा बहुत डिफर करेंगे, ये नहीं कि एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट ही होंगे एक दूसरे के, थोड़ा बहुत डिफर तो करना बनता भी है ना, क्लियर। जैसे अब एग्जांपल देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज के। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज कौन कौन सी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। दिस इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, ये सारे के सारे एल्केन होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। ठीक, और कोई भी दो सक्सेसिव मेंबर उठा के देखोगे उनमें CH2 का डिफरेंस होगा। दो सक्सेसिव मेंबर उठाने हैं, ये नहीं आप बोलोगे सर मिथेन और प्रोपेन का डिफरेंस CH2 तो है नहीं। मैंने बोला दो सक्सेसिव मेंबर। ठीक है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन में कौन कौन सा है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। दीज आर दी मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। मैंने फर्स्ट थ्री मेंबर लिखे हैं, और भी आप आगे लिख सकते हो। आगे कौन सा आएगा, पेंटीन। इसमें आगे कौन सा आएगा, ब्यूटेन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एल्कीन की होमोलोगस सीरीज में एथीन क्यों नहीं है, एथीन के बाद जो है मेथीन क्यों नहीं आया। यहाँ पे तो आपने मिथेन से शुरू करा था, यहाँ पे मेथीन से शुरू क्यों नहीं हुआ। देखो, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के लिए दो कार्बन तो कम से कम चाहिए ना। तो इट मींस दो कार्बन कम से कम चाहिए, तो छोटा से छोटा होमोलोगस सीरीज को, होमोलोगस जिसका नेम एल्कीन है वो कौन सा होगा, वो एथीन ही है। ओके, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, आगे से आगे लिखते चलो। These all are the members of homologous series of alcohols. अब आगे हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। कुछ एक करेक्टर तो हम अभी पढ़ चुके हैं, जैसे अभी हमें पता लग चुका है कि जो होमोलोगस सीरीज है उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। ठीक है, जो सक्सेसिव मेंबर हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होता है। एक दो तो करेक्टर हमें पता लग भी चुके हैं, बट फिर भी एक दो रह गए हैं, उनको डिटेल में पढ़ लें। पहला, ईच होमोलोगस सीरीज हैव अ जनरल फॉर्मूला। हर होमोलोगस सीरीज के लिए एक जनरल फॉर्मूला दे सकते हो आप। जैसे अल्कोहल्स की जो होमोलोगस सीरीज है उसके लिए जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n+1OH। एन की वैल्यू इंटीजर पुट करते जाओ सीक्वेंस में, आपके पास अल्कोहल सीरीज के मेंबर आते जाएंगे। जैसे एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा CH3OH, बन गया ना मेथेनॉल। एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो बनेगा C2H5OH, ये इथेनॉल। एन की वैल्यू 3 पुट करोगे बनेगा C3H7OH, प्रोपेनॉल। एन की वैल्यू 4 पुट करोगे ये बनेगा C4H9OH, ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वन बाय वन एन की इंटीग्रल वैल्यू पुट करते जाओगे,
आपके पास नेक्स्ट वाला होमोलॉग मेंबर आता जाएगा। तो इट मींस अल्कोहल की जो होमोलोगस सीरीज है उसका जनरल फॉर्मूला ये है CnH2n+1OH। ओके, ऐसे ही हर होमोलोगस सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, 10th में ही पढ़ लेते हैं ये तो, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और n की वैल्यू 1 से लेके ऑनवर्ड कुछ भी हो सकती है। एल्कीन्स की जो होमोलोगस सीरीज है उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और जो n की वैल्यू है, नहीं 2n, यहाँ पे 2n होता है, सॉरी, CnH2n, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती क्योंकि N1 मतलब एक कार्बन वाला अल्कीन नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2, 3, 4, 2 ऑनवर्ड कोई भी इंटीजर हो सकता है। और अल्कोहल के लिए तो अभी पढ़ ही लिया, CnH2n+1OH, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 ऑनवर्ड कुछ भी हो सकती है, लाइक दिस। ओके, तो हर होमोलोगस सीरीज के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है। ओके, उसके बाद सेकंड, all members of a given homologous series possesses the same functional group. Hence, chemical properties of members of a homolog series are similar, though the first member may vary considerably from the rest of the members. ये वही बात होगी ना कि सभी होमोलोग, जितने भी मेंबर्स होंगे होमोलोगस सीरीज के, उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, जिस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। हाँ, जो सबसे पहला मेंबर होता है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। वही जैसे ग्रुप में आपने पीरियोडिक टेबल में देखा है कि हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है अपने बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ा सा डिफरेंटली चलता है। सिमिलरली होमोलोगस सीरीज का भी जो फर्स्ट मेंबर है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके बाद आपके पास है सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। वही दो मेंबर्स के बीच में कितने CH2 का डिफरेंस होता है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होते हैं हायर मेंबर में एज कंपैरिजन टू दी लोअर वन। ओके, और अगर मास में ये डिफरेंस रिप्रेजेंट करना हो तो ये बनेगा एक कार्बन का मास और दो हाइड्रोजन का मास। एक कार्बन के एटम का मास कितना होता है 12 AMU या यूनिफाइड मास, और दो हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2 × 1 2U, तो टोटल 14U का डिफरेंस होता है दो होमोलोगस सीरीज के दो सक्सेसिव मेंबर में, 14 मास यूनिट का डिफरेंस होता है। The physical properties such as density, melting point, boiling point of the members of homologous series show regular gradation with rise in the molecular masses. जैसे मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर मास राइज करने पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में रेगुलर ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज, जरूरी नहीं कि इंक्रीज, पर ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलेगा। या तो वो ग्रेजुअली बढ़ रही होंगी वैल्यूज उनकी, या तो ग्रेजुअली कम हो रही होंगी। ओके, so these are the characteristics of the homologous series. Okay, and that's it. आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक, कल हमने शुरू कर देना है नॉमेनक्लेचर, जो कि अब मेन पार्ट शुरू हो चुका है। नॉमेनक्लेचर से मेन पार्ट शुरू है कल, नहीं सॉरी, परसों से।